हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 10th क्लास का इस समय जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है श्वसन, इंग्लिश में रिस्पायरेशन। तो आज जो हम समझाने जा रहे हैं वो रिस्पायरेशन के बारे में समझाने जा रहे हैं, श्वसन के बारे में समझाने जा रहे हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हम इसे श्वासोच्छ्वासन ब्रीथिंग कहते हैं। प्रायः ब्रीथिंग को ही रिस्पायरेशन समझा जाता है, लेकिन रिस्पायरेशन की क्रिया में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? रिस्पायरेशन की क्रिया में जो पहला स्टेप होता है वो ब्रीथिंग होता है, श्वासोच्छ्वासन। दूसरा स्टेप होता है गैसों का विनिमय, गैसीय शिक्षण। तीसरा स्टेप होता है गैसीय ट्रांसपोर्ट, गैसों का स्थानांतरण। चौथा स्टेप होता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कोशिका के भीतर श्वसन। श्वसन की क्रिया में होता क्या है? श्वसन की क्रिया में हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, यानी प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। यह ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंचता है। सेल में इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है। जैसे देखो, ये ग्लूकोज है C6H12O6, सेल के अंदर पहुंच गया, वहां इसको ऑक्सीजन मिल जाती है। जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। हम इसी क्रिया को कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें हमने उपयोग क्या किया? ग्लूकोज का। इसीलिए ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। यह श्वसन में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। अब अभी हमने कहा इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। यह ऑक्सीजन तो वायुमंडल के हवा में पाई जाती, उस हवा से यह ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आती, हमारे बॉडी में यह सेल तक पहुंचती। कैसे हमारे बॉडी में आती? हम कैसे इस हवा को टेकअप करते हैं एटमॉस्फेयर की? इसी क्रिया को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग की क्रिया में दो स्टेप होते हैं। एक में हम वायुमंडल की हवा को अपने शरीर के अंदर, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अंदर खींचते हैं, इस क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। फिर हमारे श्वसन अंग के भीतर पाई जाने वाली दूषित वायु को हम बाहर रिलीज करते हैं, इस क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये ब्रीथिंग के दो स्टेप होते हैं। जैसे सिंगल सेल से बना हुआ जीवधारी है अमीबा, यह भी ब्रीथिंग करता है। लेकिन ये ब्रीथिंग में करता क्या है? ये केवल गैसीय शिक्षण करता है। ये अमीबा का शरीर है, सेल है। ये अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जल में निकाल देता है और जल से ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है। यानी ये गैसीय शिक्षण करता है, ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, गैसों का विनिमय कर रहा है। ये गैसों का विनिमय दूसरा स्टेप है। मछलियां होती हैं, वो भी पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को अपने गिल्स द्वारा ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स द्वारा बाहर निकाल देती हैं। यानी जो फिशेज होती हैं वो गैसीय शिक्षण गिल्स द्वारा करती हैं। ऐसे मेढक है, फ्रॉग, जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। जब स्थल पर रहता है तब वो रिस्पायरेशन की क्रिया अपने फेफड़ों द्वारा करता है। जब जल में रहता है तो त्वचा द्वारा करता है। यानी फ्रॉग अपने त्वचा द्वारा भी गैसीय शिक्षण की क्रिया कर सकता है। लेकिन जैसे हम मान लो बात करते हैं ह्यूमन की, मानव की, इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के बॉडी में इस ब्रीथिंग की क्रिया के लिए फेफड़ा पाया जाता है, लंग पाया जाता है। इसी लंग के अंदर गैसीय शिक्षण की क्रिया होती है। जैसे हमने मानव का ये रिस्पायरेटरी सिस्टम दिखाया, ये नाक के दोनों छिद्र हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये दोनों इस पाइप में खुले हुए हैं, इनको बोलते हैं नेजल पैसेज। ये यहाँ पर आकर के एक पाउच में खुले हुए हैं, इस पाउच को बोलते हैं लैरिंग्स, इस पाउच को बोलते हैं फारिंग्स। ये फारिंग्स आकर के एक थैली में खुली होती, इसे बोलते हैं लैरिंग्स।
लैरिंग्स का संबंध एक पाइप से होता है, इसे कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया 2 शाखा में बढ़ जाती है, इन शाखाओं को कहते हैं ब्रांकस। ये जो ब्रांकस होते हैं कई शाखा बनाते हैं, इन शाखाओं को कहते हैं ब्रांक्यूल्स। लास्ट में जो ब्रांक्यूल्स होती है उसे टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, फूलकर थैली बनाती, ऐसी थैली को वायु कोष्ठक एल्वोलाई। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसी डबल मेम्ब्रेन से ढका होता है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन। अब कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? अब हमारे फेफड़े की रचना का निर्माण हो जाता है। ये फेफड़ा एक सेप्टा पर रखा होता है, जिस सेप्टा पर रखा होता है उसे डायाफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं यानी इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर हमारे इसी नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर एंट्री करती है, फायरिंग्स में आती है, लैरिंग्स में आती है, ट्रैकिया में आती है, ये एयर हमारे ब्रांकस में आती है, हमारे एल्वोलाई में पहुंचती है। देखो एल्वोलाई के अंदर इस समय एटमॉस्फेयर की एयर पहुंच गई। जिस क्रिया से पहुंच गई उस क्रिया को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। तो इंस्पायरेशन द्वारा हमारे इस एल्वोलाई में एयर फिलअप हो गई। इसी एल्वोलाई को हमने यहाँ बोर्ड पर बड़ा करके दिखा दी, दिस फिगर एल्वोलाई। इसके चारों तरफ ये रुधिर की नलिका है, ये ब्लड की सप्लाई है, इसमें ब्लड है। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में ट्रांसफर हो जाती और इस एल्वोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो जाती। यानी हमारे शरीर के भीतर गैसीय एक्सचेंज की क्रिया फेफड़े के अंदर एल्वोलाई के अंदर एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होती। देखोगे ये गैसीय एक्सचेंज की क्रिया एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होती। अब इस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करती है और फिर विभिन्न ऑर्गन्स के अंदर चली जाती, डिफरेंट ऑर्गन के अंदर चली जाती। ऑर्गन में सेल्स हैं, उस सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात, जैसे यहां हमने समझाया है। वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती और ब्लड से ऑक्सीजन सेल में चली जाती। ये देखो गैसीय एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड और सेल के बीच में होता है। ये होता कैसे? ये डिफ्यूजन द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। इस प्रकार से तुमने अध्ययन किया कि हमारे लंग के भीतर पाई जाने वाली एल्वोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चली गई और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ गई। अब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के भीतर ब्लड की सहायता से डिफरेंट ऑर्गन में स्थानांतरित होती है। जब स्थानांतरित होती है तो इसे गैसीय ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी सेल में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा होती। इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आरबीसी की सेल के अंदर है, ये ब्लड के सर्कुलेशन द्वारा हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर टूट जाती ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे लंग के ब्लड से, हार्ट से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन तक हो गए। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक ऐसे सेल के भीतर जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो ब्लड में आ गई। ये ब्लड द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग के ब्लड तक पहुंच जाती। कैसे पहुंच जाती है? 3 फॉर्म में पहुंचती। इसकी कुछ मात्रा हमारे ब्लड के प्लाज्मा में घुलकर पहुंचती, कुछ हमारे ब्लड के आरबीसी सेल के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती। लेकिन 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती और ट्रांसपोर्ट होकर हमारे फेफड़े के ब्लड तक पहुंच जाती। फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और हमारे लंग एल्वोलाई में आ जाती है और हम अपने लंग एल्वोलाई के द्वारा एक्सपायरेशन की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर त्याग देते हैं। इस तरीके से तुमने देखा कि हम ब्रीथिंग करते हैं, गैसीय एक्सचेंज करते हैं, गैसीय ट्रांसपोर्ट करते हैं और ऑक्सीजन सेल तक पहुंचा देते हैं। सेल में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को
लंग के सरफेस तक ब्लड में पहुंचा देते हैं, जो ब्रीथिंग के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है। इस तरीके से 3 स्टेप का सीधा संबंध हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम से है और ब्लड सर्कुलेशन से। अभी पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है जल की उपस्थिति में, सूर्य की ऊर्जा लगती है, ग्लूकोज बनता है। रिएक्शन को इस तरफ से देखो, रिस्पायरेशन हो रहा है, इस तरफ से देखो, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। प्लांट दिन के समय फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों करते हैं। यही रीजन है कि प्लांट के भीतर जब फोटोसिंथेसिस करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन को यूज करते हैं रिस्पायरेशन में, फिर भी बची रह जाती है और उस ऑक्सीजन को अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। इसीलिए पौधे दिन के समय ऑक्सीजन का निर्माण करके अपने बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, जबकि रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से तुमने अध्ययन किया कि तुम्हारे शरीर की सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गई। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि तुमने फूड को डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट फूड ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में, ग्लिसरॉल के फॉर्म में तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होकर सारी सेल में पहुंच गई। यानी सारी सेल के भीतर ये ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी में उपलब्ध है। अब सेल इस ग्लूकोज का उपयोग करेगी और उपयोग करेगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उपयोग करके भारी मात्रा में एनर्जी बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। हम इतनी क्रिया को सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। तो अब सेल के भीतर रिस्पायरेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक ऐसे प्लांट की बॉडी, जैसे अभी हमने तुमको पढ़ाया, ये प्लांट में लीफ है, इस लीफ में ये स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा से ऐसे ऑक्सीजन इन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है। लेकिन दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड इन करती है, ऑक्सीजन आउट हो जाती है। यानी प्लांट इस गैसियस एक्सचेंज की क्रिया स्टोमेटा के थ्रू करता है। अगर तना है तो लेंटिकल के थ्रू करता है, लेकिन कैसे जाती है गैस? विसरण द्वारा जाती है। तुमने प्लांट में गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया, पराग में गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया, ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया, फिश में गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया, अमीबा में गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया, मानव में रिस्पायरेटरी सिस्टम की स्टडी कर ली, ब्रीथिंग की स्टडी कर ली, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होकर सेल तक पहुंची और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होकर फेफड़े के सरफेस पर पाए जाने वाले ब्लड में पहुंची, और फिर कैसे इसको हमने ब्रीथिंग से बाहर रिलीज कर दिया और नई एयर को टेकअप कर लिया। इतना अध्ययन तुम्हारा आ गया। इस तरीके से तुमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन भी सेल में उपस्थित है और डाइजेशन के बाद हमको फूड मिला है, ग्लूकोज भी हमारे सेल में उपस्थित है। अब इस ग्लूकोज का सेल के भीतर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, भारी मात्रा में एनर्जी बनेगी। हम इस प्रोसेस को, इस प्रकार के कोशिकीय श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसा उपयोग नहीं करते हैं, वो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन अनुपलब्ध होती है। अगर उपलब्ध होती है तब भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एंजाइम नहीं होती है जो इसके लिए आवश्यक है। इसीलिए तमाम जीवधारी इस ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा के रूप में एटीपी बनाते हैं। हम इसे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी सेल के भीतर रिस्पायरेशन 2 प्रकार का होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्षी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सी श्वसन। हम लोगों में ऑक्सी श्वसन, विकसित पौधों में ऑक्सी श्वसन। ये ग्लूकोज सेल के अंदर है। अब ये ग्लूकोज 10 केमिकल रिएक्शन द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, सेल के साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल पार्विक एसिड में टूट जाएगा। यहाँ पर 10 केमिकल रिएक्शन होंगे, 10 रासायनिक समीकरण होंगे। ये 10 जो रासायनिक समीकरण हैं, ये इनमें ऑक्सीजन की कहीं जरूरत नहीं होगी। इसे ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। इसकी डिस्कवरी इम्बेडन, मेयरहाफ और पार्नास नामक साइंटिस्ट ने की, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस द्वारा ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पार्विक एसिड में टूट गया। ये पार्विक एसिड 3 कार्बनिक कंपाउंड है, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बनिक कंपाउंड। ये पार्विक एसिड अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है, जो सेल के अंदर उपलब्ध होती है,
और यहाँ उसका ऑक्सीडेशन होकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनाती, जो 2 कार्बनिक यौगिक। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल दरो पाया जाता है मैट्रिक्स, उसमें डिफरेंट टाइप की एंजाइम पाई जाती है, उनके प्रेजेंस में इसका कंप्लीट ऑक्सीकरण हो जाता है। देखो कंप्लीट ऑक्सीकरण हो जाता है। 10 स्टेप इसमें भी होते हैं जो एक चक्र में होते हैं, जिसकी डिस्कवरी क्रेब नामक साइंटिस्ट ने की, इसलिए इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। ये एसिटिल कोएंजाइम में पूर्ण रूप से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और साथ साथ में NADH+H बनाती, साथ साथ में FADH2 बनाती। इस तरीके से ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया, NADH+H का निर्माण कर दिया, FADH2 का निर्माण कर दिया। इस क्रिया में कुछ ऐसे स्टेप हैं जहाँ डायरेक्ट ATP प्रोड्यूस हो जाती, यानी ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, NADH+H और FADH2 बना है, कुछ ATP का डायरेक्ट हमको बेनिफिट हुआ है। जितने ATP का हमको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है वो 4 ATP एक ग्लूकोज से, 2 ATP हमको ग्लाइकोलिसिस से मिला है और 2 ATP हमको क्रेब साइकिल से मिला है। ये 4 ATP का हमको बेनिफिट डायरेक्ट हुआ है। बाकी ये 10 मॉलिक्यूल NADH+10 से 30 ATP बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। यहीं पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके जल बनता है। ये सबसे अंत में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसीलिए हम इसे ATP बनती है, इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ये क्रिया एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिया है। एक मॉलिक्यूल NADH+H से 3 ATP बनती, एक ग्लूकोज से इन तीनों स्टेप द्वारा 10 NADH+10 आयन बनते हैं जो 30 ATP को जनरेट करते हैं। ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल FADH2 बनते हैं, एक मॉलिक्यूल से 2 ATP बनती और 2 मॉलिक्यूल है तो 4 ATP का बेनिफिट होता है। तो 30 ATP NADH+H+10H आयन से मिलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा। 4 ATP 2 मॉलिक्यूल FADH2 से मिलती है, टोटल हो जाती है 34 ATP। 4 ATP हमको बेनिफिट्स होती है डायरेक्ट, इसलिए टोटल अमाउंट जो ATP का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन के समय एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो 38 ATP बनती। इस प्रकार से हमारे बॉडी की सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP का निर्माण हो जाता है। इस ATP का फुल नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक होती है ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उसी से एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी से हम सारी लाइफ की एक्टिविटी करते हैं। अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी निरंतर अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना बनाते रहें तो हमारी लाइफ एक्टिविटी संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए ये क्रिया हमारे लाइफ की, हमारे जीवन की महत्वपूर्ण प्रोसेजेज है। इसीलिए हम रेस्पायरेशन का अध्ययन लाइफ प्रोसेजेज के अंतर्गत करते हैं। ऐसे तुमने पढ़ लिया कि लाइफ प्रोसेजेज में हमने पढ़ाया न्यूट्रिशन होता है, रेस्पायरेशन होता है। अब हम अगले टॉपिक में तुमको समझाते हैं कि लाइफ प्रोसेजेज के कुछ और इवेंट्स हैं। वो इवेंट एक्सक्रेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी केमिकल का बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हमारे बॉडी की सेल्स के भीतर जो वेस्ट केमिकल बनते हैं, खराब केमिकल बनते हैं, टॉक्सिक केमिकल बनते हैं, हम उनको अपने बॉडी से बाहर कैसे एलिमिनेट करते हैं, हम इन सब बातों की स्टडी अपने अगले वीडियो में करेंगे। ये लेसन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसमें कई वीडियो में स्टेप वाइज हम तुमको समझाते चल रहे हैं। वीडियो को हमेशा 1 बाय 1 जोड़ करके देखोगे, पूरी बातें तुम्हारे नॉलेज में आती चली जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।